गे तो क्वेश्चन क्या है, पहले नोट पढ़ लेते हैं। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अ बॉन्ड में बी अमोर्टाइज्ड एवरी ईयर, दैट इज प्रिंसिपल इज रीपेड एवरी ईयर रेदर देन ओनली ऑन मैच्योरिटी। इसके पहले के क्वेश्चन में सभी जगह मैच्योरिटी पे रिडीम हो रहा था। इन सच अ सिचुएशन द प्रिंसिपल अमाउंट विल गो डाउन विथ एनुअल पेमेंट। प्रिंसिपल अमाउंट घटता जाएगा। क्या हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा या इंटरेस्ट भी घटता जाएगा? जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जाएगी तो इंटरेस्ट भी अगले साल कम लगेगा, फिर प्रिंसिपल कम करेंगे, फिर इंटरेस्ट कम लगेगा। तो इस बार आपको हर साल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या कैश फ्लो ऑफ द बॉन्ड विल बी इवन और अनइवन? अनइवन होगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बदल रहा है। इंटरेस्ट का अमाउंट बदला, प्रिंसिपल सेम भी रहा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर मैं करूंगा तो अमाउंट बदलता रहेगा। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और डिबेंचर दैट इज अमोर्टाइज्ड एवरी ईयर इज एज फॉलोज। तो ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द बॉन्ड। लिख लीजिए आसपास। इंस्टीट्यूट ने आपका इस चैप्टर में इधर उधर बहुत दौड़ने की कोशिश की है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिख डाला। बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने आया हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने आया हूं या वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने आया हूं। अब क्वेश्चन आ ही गया तो क्या करें, सॉल्व कर दें। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय द बॉन्ड। तो अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड इशू करते हैं तो दो टाइप के कैश फ्लो होंगे। एक, हर साल इंटरेस्ट पे करना है ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। दूसरा, प्रिंसिपल अमाउंट, और वो प्रिंसिपल अमाउंट या तो रिडम्पशन लास्ट दिन हो सकता है ऑन मैच्योरिटी या फिर वो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। तो आपको क्या करनी है, यहां पर जितने भी कैश फ्लो वो बॉन्ड जनरेट करेगा उनकी लिस्ट बनानी है और उनकी इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। कैश फ्लो लिखना है, उसको डिस्काउंट करना है, दैट विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया तो आपको क्वेश्चन में केडी पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट, तो फिर वो आईआरआर के फॉर्मूले से निकलेगा। फिर वो अगर कॉस्ट ऑफ डेट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, आईआरआर। इस बार फॉर्मूला मेथड काम नहीं आएगा। फॉर्मूला मेथड सिर्फ कूपन पेइंग बॉन्ड के लिए काम आता है। इज इट राइट? ये अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वाले बॉन्ड में फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो कौन काम आएगा, आईआरआर। यहां पर एक नोट लिखना इसके नीचे, जहां भी आपको आसपास जगह दिखे, नोट कॉस्ट ऑफ such bonds will be calculated। थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। will be calculated using IRR method। cost of such bond, cost of debt और cost of such bond will be calculated using IRR method। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे। सभी विद्यार्थी क्या रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 5। RBML is proposing to sell a 5-year bond। तो एक वेरिएबल है 5 साल, ऑफ ₹5,000, यह प्रिंसिपल, एट 8%, यह है कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। द बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। इसका मतलब है ये जो 5,000 है डिवाइड बाई 5, 1,000। हर साल कंपनी 1,000 रुपए करके रिडीम भी कर देगी। क्वेश्चन में एक ड्राफ्टिंग में मिस्टेक है, उसको लिखना चाहिए था
the face value of bond, the face value of bond will be amortized equally over its life. क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनविटी द्वारा भी आप रिडीम कर सकते हो, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल होता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल होता है, उसको बोलते हैं इक्वलाइज्ड अमाउंट। और एक होता है जहां पे सिर्फ फेस वैल्यू इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट बदलेगा। कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6%। तो ये आपका 6% क्या हुआ, डिस्काउंट रेट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर का एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि आपका सिलेबस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो कि एक सीए फाइनल का चैप्टर है, बॉन्ड वैल्यूएशन। बट कोई बात नहीं, पूछ लिया है, कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड मेरे वाले फॉर्मेट में आप सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का आंसर बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड ईयर, इसमें दो प्रकार के कैश फ्लो हैं। एक तो है रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल या रिडम्पशन ऑफ फेस वैल्यू, और दूसरा है कूपन। तो इन दोनों का एक कॉलम बनाएंगे टोटल, और लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6%। कितने साल का क्वेश्चन है, 5। तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना, 1 2 3 4 5। इंस्टीट्यूट ने आंसर को खामका बहुत लंबा खींचा है, उतनी जरूरत नहीं होती है। देखना अभी आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका हर साल का 1000 रुपए है, कोई शक? कोई शक नहीं। और जो कूपन है वो हम कैसे निकालेंगे, कूपन रेट कितना दिया हुआ है, 8%। तो पहले साल आपको 8% ऑफ 5000 लेना होगा। हाँ जी बोलो, 400। लेकिन अगले साल आप 8% ऑफ 4000 लेंगे, क्योंकि 1000 रिडीम हो चुका है, तो 320। फिर 8% ऑफ 3000 लेंगे, हर साल 1000 रुपए रिडीम हो रहा है। तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1000 रुपए से कम होता जा रहा है, इसलिए मेरा जो कूपन अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। कैसा लगा, इजी? अब आपको टोटल कैश फ्लो कॉलम बनाना है। टोटल कैश फ्लो में इन दोनों को ऐड करना है, यानी फर्स्ट ईयर कंपनी 1400 रुपीज पे करेगी, इन्वेस्टर को 1400 मिलेगा। दूसरे साल 1320 1240 111080, फिर वापस प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब ये सब इंडिविजुअली सिंगल कैश फ्लो है। तो 1400 को क्या करना आपको, डिवाइड बाई 1.06 टू द पावर 1, यानी 1400 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.06 करो, इक्वल टू प्रेस करो, आंसर बाहर 1320। हाँ बस 2 डिजिट तक रखना है, अपने को कोई चांद पे जाके कबड्डी नहीं खेलनी है, बॉन्ड की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1320 डिवाइड बाई 1.06 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे क्या करना है, 1320 डिवाइड बाई 1.06 दो बार इक्वल टू प्रेस करो, 1174.80। अब आप क्या करो, अपना कैलकुलेटर पे 1240 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.06 3 बार इक्वल टू, कितना आया, 1041.14। ठीक है, 1-2 पैसे के लिए परेशान ना हो। 1160 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.06 3 बार, सॉरी 4 बार इक्वल टू प्रेस करना है,
अब की बार 4 बार 918.88 आ रहा है क्या? लास्ट डिजिट डिफरेंट आ रहा है तो चिंता मत करो। 1080 डिवाइड बाई 1.06 5 बार इक्वल टू 807.05। लास्ट डिजिट डिफरेंट है, खुश रहो। ये हो गया टोटल। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मतलब इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि मुझे फ्यूचर में इतना कैश फ्लो मिलेगा और मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न 6% है, तो मैं इस बॉन्ड के लिए कितना अमाउंट दे सकता हूं। तो आप ऐसा समझो कि इस 1400 रुपये जो आपको मिलेगा उसके लिए मैं इतना देने को तैयार हूं, इस 1320 के लिए मैं इतना देने को तैयार हूं, इस 1240 के लिए मैं ये अमाउंट देने को तैयार हूं, लाइक वाइज इसके लिए मैं ये देने को तैयार हूं। तो टोटल आज अगर आपको ये बॉन्ड चाहिए तो आप कितना अमाउंट दे सकेंगे, कितना अमाउंट देंगे कि आपको 6% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। टोटल करना होगा। बोलिए जी। 5262.62 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेट लिख दो। इस आंसर से अगर आपका आंसर 2-3 रुपया इधर उधर है तो कोई बात नहीं, 2-3 रुपए से ज्यादा है तो फिर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है। ठीक है क्या? हेलो जी, कितना आया? 527 5262 तक पहुंच गए ना सब लोग। डेसिमल के बाद जो आया सब माफ है, सब बोनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा वैल्यू निकालने के लिए, उसका पहले उस बॉन्ड से क्या कैश फ्लो जनरेट हो रहा है पहले वो लिख लेना है, और जो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिस्काउंट करना है। दैट इज द आंसर। बाद में टोटल कर लेना। इंस्टीट्यूट का भी आंसर लगभग उतना ही आ रहा है। ओके, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो इतना ही आप पे करेंगे ना। जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसका आज आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे। बैंक वाला बोलेगा मैं तुमको 1100 रुपये 1 साल बाद दूंगा, तो तुम आज 1100 नहीं इन्वेस्ट करोगे बैंक की एफडी में, 1100 की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करोगे। यहां पर भी कंपनी बोल रही मैं तुमको 1400 रुपये 1 साल बाद दूंगी, तो तुम बोलो मैं तुमको 1320 दूंगा। वो बोलेगी मैं तुम्हें 1320 दूंगा 2 साल बाद, तुम बोला मैं तुम्हें 1174 दूंगा आज। इज इट राइट? इतना अमाउंट आप देंगे, हाँ 6020 मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट्स पे एक साथ नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। ये जो क्वेश्चन था उन्होंने आपके सिलेबस के बाहर का दे डाला। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको उन्होंने फॉर एग्जांपल कैश फ्लो दिया होता, ये कैश फ्लोज दिए होते हैं, और आज का एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 दिया होता, उस केस में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, तो आपको आरआर यूज करना पड़ेगा। फिर आपको आरआर यूज करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 6%, फिर आपका आंसर 6% आएगा। कैश फ्लो दिया है तो आरआर निकालने पूछेंगे, और अगर ऑलरेडी आपको डिस्काउंट रेट दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, आज सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब एक और कॉन्सेप्ट है आपके बुक में, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर मीन्स डिबेंचर which can be converted into equity shares। क्या आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर सुना है पहले? कब सुन लिया? अकाउंट्स में, फाउंडेशन या इंटर, या दोनों? दोनों में। कन्वर्टिबल डिबेंचर में कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको एक ऑप्शन भी दे देती है, आओ हम तुम्हें एक चॉइस देते हैं। क्या है चॉइस? कि तुम अगर चाहो तो कैश ले सकते हो, या तुम चाहो तो इक्विटी शेयर ले सकते हो। तो इन्वेस्टर क्या करेगा,
ऐसे डिबेंचर में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। कल को अगर इक्विटी शेयर का प्राइस बहुत बढ़ गया तो उसको बहुत फायदा होगा, यस और नो। आज इक्विटी शेयर की प्राइस 100 रुपये है, मान लो 5 साल के बाद उसको लगता है यार ये तो 500 रुपये हो जाएगा, लग रहा है, तो सोचेगा कि मेरे पास ऑप्शन है, कल को बढ़ गया तो शेयर ले लेंगे, और नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो जो कम से कम एक मिनिमम कैश अमाउंट है वो ले लेंगे, यस और नो। तो कंपनी आपको दोनों चॉइस दे रही, तो आप कौन किसको चूज करोगे 5 साल के बाद? 500 रुपया उसकी वैल्यू हो जाएगी, या 100 रुपया जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है वो, क्या लोगे? हाँ जी आप बोलो, 100 या 500? 500। दूसरा 500, शाबाश, हाइयर ऑफ द टू लेंगे, ठीक है। तुमको इतना टाइम क्यों लगा सोचने में? 500। लेकिन अगर मान लो शेयर की प्राइस 70 रुपये होने वाली है, तो भैया आप बोलोगे तुम शेयर अपने पास रखो, मुझे तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैश 100 रुपया दे दो। तो अब कन्वर्टिबल डिबेंचर में बस एक काम हमें और करना है, हमें देखना है कि मैच्योरिटी वाले दिन शेयर की वैल्यू क्या होगी और रिडम्पशन वैल्यू इन कैश कितना है। दोनों में से जो हाइयर होगा उसको हम अपने कैलकुलेशन में चुनेंगे। बाकी जो अभी आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन में किए वैसे ही करना है, सिर्फ इस बार आपको एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको शेयर की प्राइस यहाँ पर क्या हो सकती है वो एस्टिमेट करना होगा। उसके लिए क्वेश्चन में आपको बहुत सारे हिंट दिए रहेंगे, इज इट राइट? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हिंट दिया रहेगा, आपको एस्टिमेट करना है यहाँ पे क्या है, दोनों को कंपेयर करो, जो ज़्यादा है वो नंबर आपके कैलकुलेशन में यूज करना है फाइनली, इज इट राइट? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ जो रिडम्पशन वैल्यू है उसको निकालते समय हम दो कैलकुलेशन करेंगे। It is assumed that all debenture holder will choose the option which has the higher value, and accordingly it will be considered in the calculation of the cost of debenture. जो अभी तक किया वो करना है, बस एक कैलकुलेशन और करना, शेयर की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। अगर वो आपके कैश रिडम्पशन की वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको लेना है, अगर वो कैश रिडम्पशन की वैल्यू से कम आ रहा है तो कैश रिडम्पशन वैल्यू लेना है। हम ये मान के चलेंगे कि इन्वेस्टर जो हैं लालची होते हैं। क्या होते हैं? इंसान लालची होता है। अगर पैसा आ रहा है तो ज्यादा की ओर भागता है वो, और पैसा जा रहा है तो कम की ओर भागता है, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया, तुम सीए बनने लायक हो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? कंपनी इशू 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्वर्टिबल। 5 साल की मैच्योरिटी है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है और क्वांटिटी 10,000 है। At maturity, the debenture holder will have an option to convert the debenture into equity share of the company in the ratio of 1:10। 1:10 का मतलब है 10 shares for each debenture। एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर दिए जाएंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लैरिफाई किया हुआ तो इसके ऊपर हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे। 10 शेयर फॉर ईच डिबेंचर, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं 10:1। पहला नंबर हमेशा न्यू होता है और दूसरा नंबर ओल्ड होता है, ठीक है। जैसे बोनस शेयर के केस में लिखते हैं 1:2, 1 बोनस शेयर फॉर 2 एग्जिस्टिंग शेयर। अब बॉस को कोई क्या बोले, बॉस इज राइट, तो 10 शेयर दिए जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 12 रुपीज। आज कितनी प्राइस है? 12। हमें 5 साल के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हिंट दिया है यहाँ पे। And historically the growth rate of the share is 5% per annum। Historically the growth rate of the share is 5% per annum। तो मुझे बताओ, अगर आज 12 है
तो 5 ईयर्स के बाद कितना होगा? 12 इंटू 1.05 टू दी पावर 5, हर साल 5% से बढ़ रहा है। बोलो ना हाँ या ना। कितना आया? पहले अपने कैलकुलेटर पे ना 1.05 टाइप करो, फिर इंटू पावर निकालने आता है ना, हाँ 15.31, ठीक है लॉक किया जाए 15.31। एक शेयर की वैल्यू 15.31 हो जाएगी, तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 153.1। अगर आप शेयर ऑप्ट करेंगे तो 10 शेयर मिलेंगे, उसकी वैल्यू 153.10 होने की उम्मीद है, क्योंकि शेयर मार्केट है, किसी का नहीं होता बॉस, ठीक है, कुछ भी कर सकता है किसी के साथ भी, बट फिर भी उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी है। कैलकुलेशन करने के लिए हमें पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एस्टिमेशन बना बना के ही चलना पड़ता है, ठीक है। अभी मेरा दिमाग मत खाना कि नंबर नहीं आया, कम आया, ज्यादा आया, कुछ नहीं भाई साहब, फिलहाल 153.10 मिलेगा ऐसा मानकर आगे बढ़ो। दूसरा ऑप्शन है कि कैश मांग लो, 100 रुपए मिलेंगे। क्या लोगे तुम? शेयर लोगे या कैश लोगे? हाँ जी, श्योर। टैक्स रेट 35% दिया हुआ है। वो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड नेट ऑफ टैक्स, बस उसका वही रोल है हमारे आंसर में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे सर इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्या? फिर तुम बोलोगे सर इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म लगेगा। फिर मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म लगेगा, फिर तुम बोलोगे सर इंडेक्सेशन करोगे या नहीं करोगे। तो भाई साहब हम यहाँ पे अकाउंट एफएम पढ़ने आए हैं कि टैक्स पढ़ने आए हैं? बताओ, पहले पहले उसका क्लैरिटी एक बार हो जाए। एफएम तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करना है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, ये अमाउंट पे कैपिटल गेन लग सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का चक्कर आएगा, इंडेक्सेशन का चक्कर आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। इंस्टीट्यूट के आंसर को भी आप देखोगे तो उन्होंने इग्नोर ही किया है, ठीक है। जहां पर मुश्किल हो इग्नोर करते जाना है। डिटरमाइन द रिडम्पशन वैल्यू, अरे असली क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो प्यारे बच्चों नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया जाए। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर 5 years। Calculation of value of equity share after 5 years is equal to value of share today into 1 plus growth rate to the power n। फिर इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना, इंटू 10 शेयर्स कर देना, इंटू 10 शेयर्स, तो एक साथ ही आंसर आ जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर इंटू 10 क्या है, नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, शेयर्स प्लूरल। तो चलिए वैल्यू ऑफ शेयर आज कितनी है बोलो जी, 12। शेयर की प्राइस में कितने का ग्रोथ हो रहा है, 5% का, तो 0.05, और ये हर साल बढ़ेगा 5% से, इसलिए पावर को कर दिया 5 इंटू 10 शेयर्स इक्वल टू, तो 153.12 फाइनल आंसर करीब आ रहा है। मैंने इंस्टीट्यूट का आंसर को सही माना है, आप चेक करना, ठीक है। फिर लिखना यहां पे नोट, द इन्वेस्टर विल opt for shares
because the value of shares after 5 years is expected to be more than the cash option ब्रैकेट में ₹100. ओके, therefore ₹153.12 will be treated as redemption value. ₹153.12 will be treated as redemption value. फिर नीचे एक और नोट लिखना, it is assumed that redemption value is not subject to taxation. कभी कभी उस पर भी टैक्स लगता है. Not subject to taxation. Redemption value is not subject to taxation. तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से और आईआरआर मेथड से. तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मेथड 1, फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड में आपको देखना है कि आपको हर साल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिलेगा. बोलो हाँ, 15% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और 5वें साल में रिडीम हो जाएगा. और उसके लिए हमने एक नोट लिखा है कि रिडम्पशन को हम 153.12 मानकर चलेंगे. ओके, तो आपका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N. इसको चाहिए तो ब्रैकेट में रख दो, अपॉन RV प्लस, हाँ आज सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख के रख लेना. ओके, तो इंटरेस्ट रेट 15% है और टैक्स रेट आपने पूछा था टैक्स रेट क्यों दिया हुआ है, अब आपको समझ में आ गया. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट को हम एडजस्ट करेंगे. रिडम्पशन वैल्यू को नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और इसमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जा रहा है, उस पर इंडेक्सेशन का इफेक्ट आता है. तो इतना झमेला करने से अच्छा है माफ कर देते, इसलिए यहाँ पे नोट लिख दिया मैंने. हम किसके साथ हैं, इंस्टीट्यूट के साथ. दुनिया में 3 प्रकार के आंसर होते हैं. ठीक है, राइट, रॉन्ग, इंस्टीट्यूट. तो हमें राइट और रॉन्ग लिखना ही नहीं है. एनीवे, चलिए, दिस इज नॉट अ सीरियस इशू. सॉल्व करके बताना फाइनल जवाब कितना आ रहा है. कोई बताएगा आंसर कितना आ रहा है. $16.09. बहुत ही सही जवाब. इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड. जहां पर अगर आपको ये जो डेटा चाहिए इस फॉर्मूले में अवेलेबल हो तो फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला मेथड से आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आ जाता है. अब हम इसी क्वेश्चन को आईआरआर मेथड से सॉल्व करेंगे. तो आपका एक और प्रैक्टिस हो जाएगा आईआरआर का. ठीक है, बोलो जी हाँ या ना. तो नीचे लिखना मेथड 2, आईआरआर मेथड.
जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी। अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि हमारा आंसर करीब 16 के आसपास है, ठीक है। तो हम 16, 17, 18 ऐसा कुछ लोअर रेट और हायर रेट ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे ईयर, कैश फ्लो, एक प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 16% ले लो, और एक प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 20% ले लो, ठीक है। आप ले सकते हैं 4-5% का गैप रख सकते हैं। ईयर 0 में 100 रुपीज इसकी वैल्यू है। फिर 1 से 5 क्या होगा? 1 से 5, 1 से 5 में क्या लिखेंगे? 1 से 5 में हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है 15 रुपए, उस पर 35% टैक्स शील मिलेगा। तो कैलकुलेटर पे 15 इंटू 0.65 करो, 15 इंटू 0.65, 9 पॉइंट, ये आपको हर साल पे करना है, उस पर हर साल टैक्स शील मिलेगा। और 5वें साल में क्या लिखोगे? जो आपने वो 153.12, ये आपको रिडम्पशन है। ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट है, 1 से 5 इंटरेस्ट है, 5वें साल रिडम्पशन है। ओके, कल भी एक सेम क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल। अब आराम से, हाँ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी। इसको पहले 100 रुपये लिखो। पहले अपने इस कैलकुलेटर पे एन्युटी फैक्टर लेकर आना होगा। कैसे लाएंगे? मेरे साथ साथ 1 डिवाइड बाई 1.16 इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 बार। फिर मेमोरी रिकॉल करो, कितना दिख रहा है पहले सब बताओ? 3.274 दिख रहा है। वो क्या? वो एन्युटी फैक्टर है, 1 रुपए का एन्युटी फैक्टर है वो। अगर मुझे हर साल 1 रुपया मिलता है 5 साल के लिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3.274, लेकिन मुझे मिल रहा है 9.75 मल्टीप्लाइड बाई 9.75 इक्वल टू, तो करीब 31.92 आ रहा है। हाँ जी, 31.92 आ रहा है। बोलो ना हाँ। जो फैक्टर है ना, उसको 9.75 से मल्टीप्लाई करना है। ईयर 5 इज अ सिंगल कैश फ्लो, ईयर 5 इज अ सिंगल कैश फ्लो। तो अपने कैलकुलेटर पे पहले 153.12 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.16 करो, 5 बार इक्वल टू प्रेस करो, 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ 72.90 दिख रहा है क्या? 16% से किया ना। अब इसको, हाँ तो अब इसको टोटल करना, 2 प्लस करो, 1 माइनस 100 करो, तो मेरे हिसाब से 4.82 आ रहा है कुछ। तो आपका भी आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। 100 रुपीज। अब आपको 20% और 5 साल का ना, पहले कैलकुलेटर पे एन्युटी फैक्टर लाना, ऑल क्लियर करो, कुछ कैलकुलेटर की मेमोरी में पहले से नहीं चाहिए। 1 डिवाइड बाई 1.20 इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 बार। मेमोरी रिकॉल 2.9906 आ रहा है, इंटू 9.75, ये आपका कैश फ्लो है 9.75 इक्वल टू एनीबडी फॉर 29.16, 29.16। अब आपको क्या करना, वापस 153.12 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.20 5 बार इक्वल टू, तो 61.54 या 5355 ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, अब कौन मुझे इसका टोटल करके बताएगा? यहाँ तो कुछ नेगेटिव का मामला आ गया। 9.3 कर दें क्या? कोई 2930 या 31 इज ओके। वापस समझना, 16% में 4.82 आ रहा है, तो हमारा IRR 16 से ज़्यादा होगा, क्योंकि
आरआर कहता है हमें चाहिए 0, आपका आंसर तो ज़्यादा है, तो रेट बढ़ेगा तो एनपीवी गिरेगा, रेट बढ़ेगा तो एनपीवी कम होगा। दिख रहा है ना, रेट बढ़ने पे एनपीवी घटता है। तो कितने से आपको रेट बढ़ाना होगा कि आपका एनपीवी 0 आ जाए, ये उसका लॉजिक है। कितने से आपको रेट बढ़ाना है कि एनपीवी 0 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 4% बढ़ने से एनपीवी इतना बढ़ रहा है। अब समझे, बस यही कहानी थी। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बस थोड़ा टाइम लगता है। अब फॉर्मूला लिखना, L प्लस NPVL। उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट वाले ने इसको एक फॉर्मूला बना दिया। इंस्टीट्यूट ने इसको फॉर्मूला बना दिया। L का मतलब लोअर रेट 16 है, NPVL मतलब 4.82 अपॉन 4.82 माइनस 9.30 इंटू हायर रेट 20 माइनस 16। 4% चेंज हुआ तो इतना एनपीवी चेंज हुआ। तो 4.82 चेंज करने के लिए कितने से रेट चेंज होना चाहिए वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कम ऑन। फाइनल आंसर कौन बताएगा? क्या सब लोग सो गए हैं क्या? सेवनटीन पॉइंट थ्री सिक्स आ रहा है। इस बार ना आपका आंसर में बहुत डिफरेंस है। ये आंसर 16.09 है और ये 17.36 है। दिस इज मोर एक्यूरेट। क्यों? फॉर्मूला में गैप बहुत ज़्यादा है। ये जो गैप है ना 153.12 और 100, ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, और वही डिनोमिनेटर में भी वही हो रहा है। इसलिए मैंने कल एक बताया था कि ज़्यादा गैप रहेगा तो वो एक्यूरेट आंसर से बहुत डिफरेंस ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख दो मोर एक्यूरेट। ये आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही है, बट ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, लगभग एक्यूरेट ही है। आजकल आप एक्सेल शीट में भी आरआर निकाल सकते हैं। इज इट राइट? आता है एक्सेल शीट में आरआर निकालना? नहीं आता? ओह, कभी एक्सेल शीट यूज की है क्या? की नहीं है? क्यों, स्कूल वगैरह में कंप्यूटर की क्लासेस नहीं है क्या? कंप्यूटर चलते नहीं थे? एक 10-15 पेज पलटो, वहां पर एक क्वेश्चन नंबर 35 दिखेगा। मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन और कर लें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 एग्जाम। ओह 2020, पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं ना, यही बहुत है। जब भगवान पूरी दुनिया के साथ 2020 खेल रहा था, नवंबर 2020 एग्जाम, ठीक है, तब इंस्टीट्यूट ने भी सोचा चलो बच्चों के साथ मजाक किया जाए। टीटी लिमिटेड ऐसा क्वेश्चन दिया कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए। टीटी लिमिटेड इशूड 20,000 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर। At maturity, the debenture holder will have the option to convert into equity share of the company in the ratio of 1:5। यहाँ पर उन्होंने फिर से लिखा है 5 शेयर फॉर ईच डिबेंचर, 10 से 5 कर दिया। ये हमारे इंस्टीट्यूट की कलाकारी है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 20, इस बार 12 से 20 कर दिया। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 4%। बस नंबर बदल बदल के खेल रहे हैं। टैक्स रेट इज 25%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 10% डिबेंचर। अब यहां पर इन्होंने दोनों पूछा, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड।
एन IRR मेथड, इसलिए मैंने आपको दोनों करवाया ताकि एक दिन नवंबर 2020 एग्जाम का क्वेश्चन आप कर सके। ठीक है, तो आइए पहले हम लिखेंगे स्टेप 1, वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर 5 years। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज शेयर की प्राइस 20 रुपये है और ग्रोथ रेट, शेयर की प्राइस का ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर टुडे इंटू 1 + g⁵ 20 इंटू, और कितने शेयर मिलेंगे आपको, 5, तो इसको इंटू 5 शेयर्स भी कर दो तो मेरा एक स्टेप में हो जाएगा 20 इंटू 1.04 ⁵ इंटू 5 शेयर्स, तो करीब 121.67 लिख दीजिए अप्रोक्सीमेटली। आ रहा है क्या? कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना है। सही है, तो यहां पर एक नोट लिखेंगे, द इन्वेस्टर विल ऑप्ट फॉर, the investor will opt for conversion. The investor will opt for conversion because value of shares is more than cash option। कैश ऑप्शन कितना है, ₹100। तो 100 रुपए क्यों लिया जाए जब 121.67 मिल रहा है? इज इट राइट? फिर एक और नोट लिखना, इट इज अज्यूम्ड दैट redemption value is not subject to taxation। redemption value is not subject to taxation। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मेथड 1 का नाम इन्होंने दिया अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू I इंटू 1 - t प्लस RV - NP अपॉन N। फॉर्मूला अभी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपॉन RV + NP/2। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। टैक्स रेट कितना है, 25%। बोलो हाँ। प्लस रिडम्पशन वैल्यू 121.67 -100 डिवाइड बाई 5 अपॉन 121.67 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बोलिए जी। करीब 10.676% आ रहा है क्या? एनीबॉडी? ओके, 10.676%। ब्रैकेट में लिखो अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन मेथड। एनी डाउट? क्वेश्चन पे एक बार वापस आओ ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन देखना, इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 और 15 दे रखा है।
मतलब वो चाहते हैं हम 10 और 15 से सॉल्व करें। दूसरा, वो चाहते हैं कि आप ये फैक्टर यूज करो। ये आपको सिंगल ईयर का फैक्टर दिया हुआ है, तो एनवीटी फैक्टर लेना होगा तो इनको ऐड कर देना है। एनवीटी फैक्टर लेना हो तो इनको ऐड करना है, और सिंगल ईयर का फैक्टर लेना हो तो जिस साल को फैक्टर चाहिए उस साल का फैक्टर ले लेना। कितनी दयालु है इंस्टीट्यूट, है कि नहीं? तो अभी नीचे लिखना मेथड 2, आरआर मेथड। फैक्टर भी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बार एक कॉलम और ऐड करूंगा ताकि आप फैक्टर लिख सके। फर्स्ट कॉलम लिखना ईयर, कैश फ्लो, ये दो तो हमेशा बनेंगे। फिर हम लिखेंगे डिस्काउंट रेट, एक हम अज्यूम करेंगे 10%। आप वैसे फॉर्मूले से देखोगे तो आपका आंसर कितना आया था, 10 पॉइंट समथिंग। तो हाँ, तो इसका मतलब 10-12 के बीच में आपका फाइनल आंसर आएगा। डिस्काउंट रेट के नीचे दो कॉलम लिखना, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और दूसरा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू। इंस्टीट्यूट ने डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो हम क्या करें, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉलम उसके लिए भी लिख दिया मैंने, अब चाहिए तो हटा दो, ठीक है? समय कम रहे तो उसको हटा देना, लेकिन आज तो समय ही समय है। डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, या कैलकुलेटर पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। ईयर 0 में आपने 100 रुपए लगाए, ठीक है? और उसके बाद 1 से लेकर 5 आपको इंटरेस्ट है, लेकिन उस पर 25% टैक्सशील भी है। तो 10 रुपी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस 0.25 टैक्सशील, तो ये अमाउंट आएगा 7.5। यस और नो? और 5th ईयर में हम इक्विटी शेयर की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि इन्वेस्टर विल ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। अभी फैक्टर यहां पे लिखना, ईयर 0 का ऑलवेज 1 लिखना, ईयर 0 का ऑलवेज 1, ठीक है? 1 से 5 के लिए इंस्टीट्यूट की बुक में आओ, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में, अपना दिमाग नहीं। और वो जो पांचों फैक्टर है 1 2 3 4 5 के एट 10%, उनको ऐड करो। जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जोश लाओ। ये जो फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सबको ऐड करो, इनको ऐड करो। 3.790 आ रहा है, और 5th ईयर का जो है वो सिर्फ 0.621 है। तो इंस्टीट्यूट चाहते कि आप फैक्टर यूज करो। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये 100 आ गया, 7.5 इंटू 3.79, 28.425, 121.67 इंटू 0.621, 75 पॉइंट, चेक करना। हाँ, दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 100 से माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो। 3.982, ओके, अराउंड 3.982 या 3.98 आ रहा है। एनी डाउट? एनी डाउट? 15% पे आई है। ईयर 0 का फैक्टर होगा 1। वापस उस क्वेश्चन वाले टेबल पे जाओ, 1 मिनट ऑन द स्क्रीन, मैं समझा देता हूँ। ये वाली लाइन के फैक्टर्स को आप ऐड करो। स्पीड आपको बढ़ानी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर लंबा है। हाँ, 3.353 यहाँ पे लिख दो, और लास्ट वाले का 0.497 है, दिख रहा है क्या? 0.497। जब इंस्टीट्यूट फैक्टर दे रही है तो उसको सम्मान करो ना, न तो वो अपना अपमान समझेंगे। नहीं किया सम्मान तो लगेगा अपमान। 3.353 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना, 25.148 आ रहा है। हाँ ठीक है, राउंड ऑफ करते जाओ।
फिर 121.67 इंटू 0.497, बोलो 47, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोलो, एक नेगेटिव फिगर आ रहा है 14.382, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। फिर से एक बार समझो, 10% पे ये आंसर है, 15% पे ये आंसर है, तो रेट यहाँ कितने से चेंज हुआ, 5, तो एनपी भी इतने से चेंज हुआ, लेकिन हमें सिर्फ 3.982 कम करना है, तो उसके लिए डिस्काउंट रेट कितने से चेंज होना चाहिए, और वहीं पर हमारा फॉर्मूला आता है काम में। IRR इज इक्वल टू, एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले फॉर्मूला L प्लस NPV एट L अपॉन NPV एट L माइनस ब्रैकेट में माइनस NPV एट H है ना, NPV एट H इंटू H माइनस L, तो ये आपका 10 प्लस 3.982 अपॉन 3.982 माइनस ब्रैकेट में फिर से माइनस 14.382 इंटू 15 माइनस 10। सॉल्व करेंगे। हाँ जी, एक स्टूडेंट कह रहा है 11.08%, ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्सीमेटली। इस बार भी गैप ज़्यादा है, लेकिन पिछले बार जितना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार जो रिडम्पशन वैल्यू और 100 रुपीज़ का गैप थोड़ा कम है। जितना गैप ज़्यादा होगा, इन दोनों आंसर में भी उतना ही गैप बढ़ता जाता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया है। यस यस। तो अभी हमने डिबेंचर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए, वापस आ जाओ। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गुड न्यूज, सेम लाइक डिबेंचर। वन मोर गुड न्यूज, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। तो यहां पर तो आपको 1 - T भी नहीं करना है, और क्या चाहिए, मौजा ही मौजा, ठीक है। यहां पर भी दो फॉर्मूले बस आपको दूंगा मैं, एक दूंगा पहले इरिडीमेबल का। इरिडीमेबल में आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी, एनपी और करंट मार्केट प्राइस। जैसे आपने डिबेंचर के केस में लिखा था I इंटू 1 - T अपॉन एनपी और करंट मार्केट प्राइस, बस मैंने 1 - T हटा दिया है। और अगर रिडीमेबल रहें, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इरिडीमेबल का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, सारी लॉजिक जो डिबेंचर के लिए लगाई है वो यहाँ लगाना है। सिर्फ इधर जो 1 - T लिखते थे, अब वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है XYZ एंड कंपनी इशूड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 95 ईच। तो 95 आपका इशू प्राइस है, लेकिन जो डिविडेंड पे करेंगे वो 100 पे करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए क्या करना है, आप प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ये तो बताए नहीं कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। जब नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ ही नहीं है,
तो रिडीमेबल तो हो नहीं सकता, हो भी सकता तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, चेक करना 10.53% आ रहा है। बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन, काश मेरे एग्जाम में भी आता तो मैं भी रैंक में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आ चुका हूं, और रैंक और ऊपर आ जाता। इफ एक और क्वेश्चन कर ले क्या, इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%। इस बार उन्होंने एक और काम किया, फ्लोटेशन कॉस्ट भी डाल दिया है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले लिखो नेट प्रोसीड, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, पहले लिखो नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड निकालना होगा इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस कितना दिया हुआ है 100, फ्लोटेशन कॉस्ट 3% ऑफ 100, तो 97 आ गया। इज इट राइट? तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे केपी, इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 रुपीज, 97 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू, बोलो जी फाइनल आंसर परसेंटेज में बताना। 12.37 आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर का काम बहुत इजी है, दोनों की लॉजिक सेम है, यहाँ पे बस वो जो एक 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते वो नहीं करना। तो आपके बाद अब आप गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर भी वही है, कुछ बोलना ही नहीं है मुझे, बस ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने देना, उसको इंटू 1 माइनस टी मत करना। बाकी जो हमने डिबेंचर के वक्त बताया है वही है। दो तरह से कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला मेथड है जिसको यहाँ पे आप लिखो अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। और दूसरा आरआर मेथड, आरआर मेथड सेम लाइक डिबेंचर, सेम लाइक डिबेंचर। अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम में जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था आरआर मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो वैसे करना, अदरवाइज फॉर्मूले से काम चल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आज आपको मुझसे मुक्ति मिलेगी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, XYZ issues 2010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। ये हो गया फेस वैल्यू एट 95 नेट प्रोसीड, 10% डिविडेंड रेट है। कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो 10 साल इसकी मैच्योरिटी है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है या आरआर मेथड से करना है, तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। एग्जाम में आप क्या करना, अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो आपको जो मेथड ज़्यादा पसंद आया उससे कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार फॉर्मूला में इंटरेस्ट की जगह PD लिखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम है। जल्दी जल्दी देखते हैं आज कौन सही कर पाता है और करेक्ट कम समय में कर पाता है। जो करेगा इनाम पाएगा। हाँ जी, ये हो गया, आपने पहले उसको लिख दो। इतना इजी क्वेश्चन तो पूरे ब्रह्मांड में किसी प्लानेट में नहीं है। 10.77% अप्रोक्सीमेटली। होमवर्क लिखना,
ट्राई आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड इस क्वेश्चन में ट्राई करना अपने से, आपका आंसर 10.71 के थोड़ा आसपास आएगा। इज इट राइट? तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर। अब बच गया इक्विटी शेयर। क्या करें? बैठोगे ना 5-10 मिनट और? थक गए? नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।